Hello everyone. This is the another question from section C of CSIR नेट 2022। तो ये सिफ्ट 2 से पूछा गया क्वेश्चन है। जनरली ये क्वेश्चन हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या सेल सिग्नलिंग से है। इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं जिनमें से पूछा गया है कि जीपीसीआर के बारे में या जीपीआर सिग्नलिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। तो हम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन था। कह रहा है कि ऑल द मेजोरिटी ऑफ जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एक्ट थ्रू एडिनाइल साइक्लेज। क्योंकि जो हमारा जीपीसीआर है एक फैमिली है प्रोटीन की, वहाँ पर जी प्रोटीन की अलग अलग फैमिली हैं, उनमें से अलग अलग प्रोटीन अलग अलग टाइप के इफेक्टर मोलिक्यूल को एक्टिवेट करती है। जैसे कि कह रहा है कि मेजोरिटी में हमारा एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करते हैं, लेकिन मैनी ऑफ देम जीपीसीआर एक्सर्ट देयर इफेक्ट बाय एक्टिवेटिंग ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी बीटा। ठीक है, पीएलसी बीटा जिसे हम कहते हैं कि कुछ जी प्रोटीन ऐसी भी हैं जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एंजाइम को एक्टिवेट करती हैं मेम्ब्रेन पे। दीज रिसेप्टर्स एक्टिवेट सो कॉल्ड इनोसिटॉल फॉस्फोलिपिड सिग्नलिंग पाथवे मेनली वाया ए जी प्रोटीन कॉल्ड जी क्यू। ठीक है, तो इस प्रोटीन का नाम है जी क्यू जो हमारा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट करता है, विच एक्टिवेट्स फॉस्फोलाइपेज सी बीटा इन मच द सेम वे दैट जी एस। दैट मीन्स कि जी एस कौन सा है, जो हमारा एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करता है। The same way that GS activate adenylyl cyclase mentioned below are some of the steps with functional characteristic of inositol phospholipid signaling pathway. One of which is not correct. Select the incorrect option। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं हम यहाँ पे इनोस्टॉल वाला जो पाथवे है उसके बारे में। तो हम देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है। पहला है फॉस्फोलाइपेज सी बीटा एक्ट ऑन फॉस्फेटिडिल इनोसिटॉल 4,5 बिसफॉस्फेट जिसे हम PIP2 कहते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द इनर हाफ ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर। बिल्कुल करेक्ट बात है। जो हमारा PIP2 है एक लिपिड मॉलिक्यूल है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर लीफलेट पर रहता है। ये बात एकदम सही है और इतना डिटेल में इन्हें बता दिया है यहाँ पे। दूसरा है एक्टिवेटेड PLC क्लीव द PIP2 टू जनरेट टू प्रोडक्ट, वन इज IP3 एंड सेकेंड वन इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल जिसे हम DAG कहते हैं। ये बात भी सही है। जब PLC हमारा PIP2 पे एंजाइमेटिक रिएक्शन करता है तो उसे क्लीव कर देता है 2 प्रोडक्ट में, वन इज IP3 जिसे हम कहते हैं इनोसिटॉल 1,4,5 ट्राईफॉस्फेट, सेकेंड वन इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल। अब ये दोनों हमारा सेकेंडरी मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे वर्क करते हैं। उसके बाद वाला ऑप्शन है IP3 इज ए स्मॉल लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू IP3 रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहीं पे ये बात गलत है, क्योंकि जो IP3 है हमारा जनरली कैल्शियम सिग्नलिंग या कैल्शियम के रिलीज को प्रमोट करता है। दैट मीन्स कि हमारा कैल्शियम कहाँ पे होता है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। कैल्शियम का लेवल हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब कैल्शियम रिलीज होता है तब बढ़ता है हमारा सेल में। तो जो हमारा IP3 है ये हमारा लिपिड सोल्यूबल जरूर है, लेकिन कहाँ पे बाइंड होगा, साइटोसोल से जाके मेम्ब्रेन से क्लीव होगा, देन साइटोसोल से जाते हुए ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर होगा इसका वहाँ पे बाइंड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा गया है, IP3 रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इतना ध्यान से हमें क्वेश्चन पढ़ना होता है कि कहाँ पे इनकरेक्ट है। अदरवाइज क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं, हम लोग ध्यान से पढ़ते नहीं। और हमें इतना याद रखना है कि सेल सिग्नलिंग में तो इतना ही याद रखना है कि किसका रिसेप्टर कौन सी जगह पे लोकेट है, वो कैसे फंक्शन करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बाउंड होगा देयर बाई इंक्रीजिंग कैल्शियम कंसंट्रेशन इन साइटोसोल। कैल्शियम कंसंट्रेशन इंक्रीज जरूर करता है, लेकिन कहाँ बाइंड होगा, जब पे बाइंड होगा। तो स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है। चौथा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। DAG गेट्स फर्दर क्लीव्ड टू रिलीज arachiडोनिक एसिड विच इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ इकोनासोइड इंक्लूडिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स, जो कि स्टेरॉयड हैं, स्टेरॉयड हार्मोन के प्रिकर्सर हैं। DAG ऑल्सो एक्टिवेट कैल्शियम आयन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेजेज C और PKC। बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम क्लेमोग्लिन कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनता है, ये बात भी सही है। जो हमारा DAG है दूसरा मॉलिक्यूल है हमारा, जो फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्लीव करके जो दूसरा मॉलिक्यूल बनता है, ये हमारा मेम्ब्रेन में ही बाउंड रहता है और वहीं पे ये वर्क करता है प्रोटीन काइनेज C के साथ। तो दोनों का फंक्शन अलग अलग है। तो IP3 हमारा कहाँ पे बाउंड होगा, मेम्ब्रेन पे। तो इसका इनकरेक्ट ऑप्शन सबसे 3 वाला होगा, थर्ड वाला इनकरेक्ट ऑप्शन इनमें से। एक बार इसे हम देख लेते हैं सेल सिग्नलिंग को। देखो यहाँ पे जो GPCR है वो 7 मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है, आप सभी को पता है। जब वहाँ पे लिगेंड बाइंड होगा तो वो जी प्रोटीन को एक्टिवेट होगा, जो कि इनर लीफलेट पे हमारा बाइंड होती है। जी प्रोटीन 3 सब यूनिट से मिलकर बनी होती है, अल्फा बीटा गामा।
जब जीडीपी बाइंड होगा तो अल्फा बीटा गामा एक साथ जुड़े रहेंगे, और जब जीटीपी बाउंड होगा तो दैट मीन्स कि जब एक्टिवेशन होगा उसका लिगेंड बाइंड के बाद अल्फा अलग हो जाता है, बीटा गामा एक साथ रहते हैं, दैट मीन्स कि वो एक्टिव हो गया। बीटा गामा अलग फंक्शन करते हैं, अल्फा अलग फंक्शन करता है। जैसे कि यहाँ पे बीटा गामा क्या कर रहा है, हमारा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा को एक्टिवेट कर रहा है, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम है। फॉस्फोलाइपेज सी बीटा क्या करता है, हमारा PIP2 को क्लीव करता है DAG प्लस IP3 में, इनोस्टॉल ट्राइफॉस्फेट एंड डाइएसाइल ग्लिसरॉल में। और DAG हमारा फंक्शन कहाँ पे करता है, मेम्ब्रेन में बाउंड होकर ही ये फॉस्फोकाइनेज सी को एक्टिवेट करता है। और दूसरा IP3 हमारा बाइंड होता है ER के रिसेप्टर पे। यहाँ पे लिखा है ओपन IP3 गेटेड कैल्शियम रिलीज चैनल, दैट मीन्स कि आयन चैनल वाला रिसेप्टर IP3 का होगा यहाँ पे। और जो ER के अंदर कैल्शियम है वो साइटोसोल में उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा। जब साइटोसोल में कैल्शियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करने में भी हेल्प करेगा। तो ये है हमारा फॉस्फोलाइपेज सी बीटा का फंक्शन क्या है GPCR सिग्नलिंग में। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेक्शन सी के क्वेश्चन हमें ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे पहले ही उनने इतनी बड़ी स्टोरी क्वेश्चन का बना दिया है, तो इससे काफ़ी चीज़ें वैसे ही याद आ जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।